नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश में अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुकी है और अब देश भर में वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू होने को है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया गया है और इसके लिए सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं। देश में फिलहाल कोरोना की 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही मॉडर्ना की वैक्सीन भी भारत आ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हालांकि अभी मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में लाने के लिए IIL से बात चल रही है और अभी केवल इस बात की संभावना जो है वो तलाशी जा रही है कि ऐसा हो सकता है या नहीं, और चर्चा भी सिर्फ शुरुआती दौर में है। मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीनें अगर किसी कंपनी के सहयोग से भारत में वैक्सीन बनाने का काम करती हैं तो उनकी कीमत कम होगी और इस मामले में मॉडर्ना एकमात्र कंपनी नहीं है जिसके साथ बातचीत चल रही है। ऐसी अन्य कंपनियां भी हैं। सूत्रों ने कहा है कि भारत में mRNA टेक्नोलॉजी के टीकों का उत्पादन करना आसान है। अगर बातचीत सफल रहती है तो भारत में 2 या 3 महीनों के भीतर ही मॉडर्ना वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर लाल खट्टर के किसान महापंचायत को सरकारी महापंचायत करार दिया है। सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर किसान अन्नदाताओं की संवेदनाओं और भावनाओं से खिलवाड़ करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने का आरोप भी लगाया। सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह कहा कि खट्टर साहब, सरकारी महापंचायत का ढोंग बंद करिए। अगर आपको संवाद ही करना है तो पिछले 40 दिनों से सीमाओं पर धरना दे रहे हैं जो अन्नदाता, उनसे संवाद कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि जब आप किसान महापंचायत कर रहे हैं तो वहां आने से किसानों को ही रोकने का मतलब क्या है। मतलब साफ है कि आपको किसानों से सरोकार न होकर केवल इवेंटबाजी से मतलब है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अब भाजपा और खट्टर के जागने का समय आ गया है। भाजपा और खट्टर गाम राम से बड़े नहीं है, जन भावनाओं को समझें। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि याद रखिए, यही हाल रहा तो बिना पुलिस के आपका घर से निकलना भी नामुमकिन हो जाएगा। किसानों को डराइए नहीं, इनकी जिंदगी रोजी रोटी मत छीनिए। तीनों खेती कानून वापस कराइए वरना झोला उठाकर घर जाइए। मुंबई में 2 महानगर पालिका के आयुक्तों की मांग की जा रही है। इसी मामले को लेकर के हमारे संवाददाता मुरारी सिंह ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख से खास बातचीत की है। 2 आयुक्तों के मामले पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महानगर पालिका में आयुक्त को लेकर के एक स्टेटमेंट आया है, क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? कि मुंबई शहर की जिस तरीके से लोक संख्या बढ़ी है, पिछले 10 साल में 30% से ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे आए हैं। लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, वर्टिकल वाइज जितने टावर आ रहे हैं। और मुंबई में ऑलरेडी 2 कलेक्टर काम करते हैं, एक उपनगर करता है और एक शहर का कलेक्टर है। मुंबई में 2 पालक मंत्री हैं। अब मुंबई के लोगों को अच्छी सुविधा मिले और नागरिक सुविधा मिलते देने की जवाबदारी महानगर पालिका की है। तो जनसंख्या को देखने से दिल्ली में 3 महानगर पालिका आयुक्त हैं, तो यहाँ पे अगर 2 होगा तो मेरे ख्याल से लोगों को जस्टिस मिलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा। सर, महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ आप हैं, शिवसेना महानगर पालिका पर काबिज है। क्या आप सरकार से इस मामले में बातचीत करें, चर्चा करें? डेफिनेटली मैं एज ए पालक मंत्री मैं अर्बन डेवलपमेंट से बात करूंगा, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और ये लॉजिक इसकी मांगनी कई दिनों से है। मुंबई शहर की संख्या 1.5 से 2 करोड़ हो गई। 2 करोड़ लोगों को एक आयुक्त को संभालना, एक महानगर पालिका को संभालना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए जिस तरीके से एक सबब के लिए कलेक्टर, उसी तरीके से एक सबब के लिए आयुक्त होगा तो लोगों को सुविधा अच्छी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर 2 आयुक्त होंगे तो लोगों के काम आसान होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ मुरारी सिंह, एएनबी न्यूज। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना के वैक्सीनेशन पर बोलते हुए ये कहा है कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। कोरोना के प्रबंधन के दौरान भी हुआ और वैक्सीनेशन को लेके जिस तरीके से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने भी सियासत की, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। वैक्सीनेशन के लिए भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश हो गया तो हमें तो गौरव करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि हमारा स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है, क्योंकि बहुत सारी जगह
रेफ्रिजरेशन की जिस तरीके की ज़रूरत रहेगी, तो बिजली है या नहीं है, और बहुत रिमोट एरियाज में वैक्सीन को प्रॉपरली पहुंचाएं कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। सरकार अभी केवल मुझे लगता है कि ऊपरी सतही तौर पर तो बात कर रही है, लेकिन इसकी वास्तव में व्यवस्थाएं क्या होंगी, इसका रोड मैप क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता नहीं है। लेकिन ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश हो गया कि जहाँ करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी भारत ने कर ली है। देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक देश की राजनीति में वैचारिक तौर पर राष्ट्रवाद का ध्रुवीकरण और भारतीय जनता पार्टी उसकी अगुवा बनी है, राजस्थान में भी वैचारिक तौर पर भी, व्यवहारिक तौर पर भी और संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना विराट और बड़ा है कि किसी तरीके के सोशल मीडिया का कोई कैंपेन उस पार्टी के काम को, पार्टी की रीति नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे चलने वाले किसी कैंपेन को हम लोग भी बहुत गंभीर नहीं मानते हैं जब तक उसको धरातल पे उसकी कोई किसी तरीके की गतिविधियां दिखती नहीं हो। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग पार्टी के कारण बने और पार्टी के कारण ही हमारा वजूद है, और इसलिए ये सारी चर्चाएं, सोशल मीडिया की गॉसिप, पॉलिटिकल गॉसिप बिल्कुल निर्मूल हैं। पार्टी आज पूरे तरीके से मजबूत है और पार्टी का एक सुखद भविष्य साफ तौर पर राजस्थान में दिखता है। मतभेद नहीं है किसी भी तरीके का कोई। मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके से देश के नक्शे पर बीजेपी को देखें और बीजेपी की ताकत को देखें, तो किसी भी तरीके। वहीं बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी सियासत जारी है। सीएम नीतीश का दर्द भी कई बार सामने आ चुका है। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान चुनाव हारने वाले कई प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे साफ कहा कि वो चुनाव परिणाम को भूलकर काम करें। उनकी सरकार पर पूरे 5 साल तक चलेगी। और वहीं कार्यकारिणी की बैठक के पहले नीतीश कुमार ये भी कह चुके हैं कि चुनाव के वक्त उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नेता नहीं बल्कि ब्लैकमेलर और बार्गेनर हैं। इस पर बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने यह कहा कि भूपेंद्र यादव ने उन पर पलटवार किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। कि आरजेडी को सबसे पहले इस बात में माफी मांगनी चाहिए कि उनके नेता तो कोरोना काल में यहाँ थे ही नहीं। पहले आरजेडी ये तो बताए उनके नेता खुद कोरोना काल में कहाँ थे। सर, मंत्रिमंडल को लेकर कब तक फैसला होगा? दूसरा, जब हमने कहा था कि हम कोरोना के टीकाकरण का कार्य करेंगे, आज तो मैं बिहार की सरकार को बधाई देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों से किए गए जो वादे थे, उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में उसको करके सुशासन के लिए, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी है, हम उनका स्वागत करते हैं। ये सरकार कुछ निश्चित लक्ष्यों को लेकर के जिस प्रकार से सेशन को उन्होंने बुलाया है, ये सरकार जनता की सेवा करने के लिए समर्पित है। अब आरजेडी अपने स्वभाव के अनुसार इसके बीच में अगर अवरोध खड़ा करना चाहती है तो आपको दिखता ही है उनकी क्या हालत है। जो अल्टीमेटम दिया है आरजेडी में, आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां ये महसूस कर रहे हैं। बिहार एनडीए में अगर धुआं उठ रहा है तो विपक्ष पे हाथ सेकने में लगा हुआ है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश इशारों में अपना दर्द बयान कर चुके हैं और हाल ही में सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि चुनाव के वक्त उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका दोस्त कौन और दुश्मन कौन। इस पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने तुलसीदास जी के दोहे की एक पंक्ति लिखी है। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बिहार में जदयू की राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे और अंतिम दिन उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए और इससे पहले बैठक के दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष पद बनाने के लिए उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ने कुशवाहा को चुने जाने की घोषणा की और राजीव रंजन सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के साथ हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और एनडीए के साथ
जेडीयू के रिश्तों को लेकर के विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चल रही तमाम तरह की अटकलों को लेकर के कही है। बैठक के दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वास्थ्य कारणों से प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। हम लोग जो माननीय नेता आगे से आइए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मूल मंत्र जो है न्याय के साथ सबका विकास, वही मूल मंत्र को हम लोग ले जा रहे हैं। हमारी सामाजिक सद्भावना है उसको बनाए रखेंगे, काम करेंगे, भाईचारा का निर्माण करेंगे और जो हमारा जो संगठन है उसको धड़धाड़ बनाने का। चलिए सर, चलिए। निश्चित पार्टी का हम लोग को जो जिम्मेवारी मिला है, जवाबदेही दिया गया है, उस जवाबदेही हम लोग निर्वहन करेंगे और पार्टी मजबूत होगी। निश्चित रूप से सर उम्मीद थी कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। नहीं, मैंने ये उम्मीद तो पार्टी नेता हम लोग के नेता ने। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के कई नेताओं ने हार के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक अन्य घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। हम के अध्यक्ष ने बीजेपी पर इशारों ही इशारों में हमला बोला और साजिश रचने वाली पार्टी बता दिया। बीजेपी का नाम लिए बगैर जीतन राम मांझी ने यह कहा कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव में साजिश हुई। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद कि उनकी सरकार बिहार में 5 साल चलेगी, जीतन राम मांझी ने आज ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें गठबंधन धर्म निभाना अच्छे से आता है। मांझी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश कुमार की महानता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना हो तो नीतीश कुमार से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल उनके आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान वहां के मिनी स्टेडियम वहां पर स्थित आम सभा स्थल में शासन के तमाम विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और कई लाभार्थियों को सामग्री बांटी। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की तरफ से चलने वाली योजना के तहत जारपल्ली के जय मां दारोली स्वयं सहायता समूह और कोतापाल के स्वयं सहायता समूह को अनुदान सहायता पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि उपकरण भी बांटे। दोनों स्वयं सहायता समूहों को 10-10 लाख रुपए के कृषि उपकरण मात्र 2-2 लाख रुपए के अंशदान पर प्रदान किए, जिसमें 45 HP का ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर, रीपर और थ्रेसर शामिल हैं। बीजापुर में आज 328 करोड़ 49 लाख रुपए के लागत से 126 कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन, जिसमें से 241 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 72 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 86 करोड़ 74 लाख रुपए लागत के 54 कार्यों का लोकार्पण। इससे बहुत से सड़कें और पुल पुलिया का निर्माण के शिलान्यास हुए हैं। आवागमन की सुविधा बढ़ाने का काम और उसके साथ साथ पिछले दिनों विद्युतीकरण के भी काम शुरू हुए हैं। जब बिजली पहुंचती है तो बिजली के साथ साथ अन्य विकास कार्य भी, चाहे वो पेयजल हो, चाहे घर में प्रकाश पहुंचाने की बात हो, चाहे खेतों में सिंचाई करने की बात हो, चाहे वो हालर में लगाने की बात हो, बहुत सारे कुटीर उद्योग इससे संचालित होते हैं। तो बिजली भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार इस 2 वर्ष।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस साल से कोदो कुटकी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। बीजापुर में आयोजित आम सभा में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। उन्होंने बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर को तहसील बनाने की घोषणा की और उन्होंने बीजापुर में किए जा रहे विकास कार्य लोहा डोंगरी महादेव तालाब के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए समेत जिले के 12 तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए राशि स्वीकृत किए जाने और जिले में 10 सड़कों के विकास और भैरमगढ़, आवापल्ली और मंदेर में बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने तोंगपल्ली और भद्रकाली में धान खरीद के लिए उपार्जन केंद्र स्थापित किए जाने की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जैसे सुदूर वनांचल में छोटे छोटे बच्चों के मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बीजापुर के स्वामी आत्मानंद में शासकीय इंग्लिश स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे थे और लोकार्पण के समय स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करके मुख्यमंत्री को विस्मित कर दिया। मुख्यमंत्री ने यहां पर बच्चों के साथ सेल्फी लिए और जनप्रतिनिधियों के साथ खैरम खेल का आनंद भी लिया। सिडनी टेस्ट मैच में दूसरे और तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को निशाना बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस ने जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने प्रतिक्रिया दी है। ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि रेशियल अब्यूज़ कहीं पर भी नहीं होना चाहिए और कई बार जब इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रेशियल अब्यूज़ होता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। आईसीसी ने भी बोला है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने स्ट्रिक्ट लॉज कर सकते हैं। सिर्फ ग्राउंड से बाहर निकालना सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये पहले भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे जब तक आप इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होंगे। आपको लगता है, लास्ट क्वेश्चन, क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको बोलना चाहिए था, कमेंट करना चाहिए? देखिए, हर प्लेयर बोलता है। मैंने जैसे आपको बोला कि इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए अगर एक क्रिमिनल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी को श्रोमणी अकाली दल ने मानवीय आधार पर रिहा करने की गुजारिश की है, जिसे लेकर के कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने सुखबीर सिंह बादल पर जमकर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कोई पीएलआई डली, लेकिन जो सबसे नजदीक सोलिसिटर जनरल रहे हैं रस्तोगी साहब बीजेपी के सरकार में, वो उस तरीक में पेश होते हैं, नहीं तो लाखों रुपया लेके पेश होते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि बीजेपी की आरएसएस की डायरेक्शन थी तो वो पेश हुए जाके, तो वहां से उन्होंने ये डायरेक्शन ली क्योंकि सरकार की उनकी है भाई 26 जनवरी से पहले जो राजोआना केस चल रहा है, जो उनकी फाइल राष्ट्रपति के पास पड़ी है, जो सरदार बेअंत सिंह असैसिनेशन में और 17 लोग शहीद हुए थे उसमें वो सबसे बड़ा सरगना है भाई। एक तरफ क्योंकि ट्रैक्टर रैली आनी है, 26 जनवरी का झंडा पता नहीं कहीं बीजेपी वाले चढ़ा सकेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा पंजाब में डिवाइड कैसे करें, एक मीडिया का और लोगों का ध्यान कैसे बदलें। तो उन्होंने 26 से पहले, क्योंकि 2020 वाले लगे हैं, उसके पीछे खालिस्तानी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने वोट डिवाइड करने के लिए, ध्यान डिवाइड करने के लिए पंजाबियों का, सिखों का, इन्हें ये नहीं पता भाई कोई टेररिस्ट के साथ अगर छोड़ने से वोट मिलती है तो आपको अगर सुकून मिलेगा। तो हम ही परिवार ने ये फैसला किया है, सारे परिवार ने, क्योंकि बीजेपी और बादल साहब जो बी टीम है उन्होंने ट्वीट किया है भी जल्दी से जल्दी इसे छोड़ा जाए। मैं एक बात पहले कहना चाहता हूं बादल साहब, अगर आपके पिताजी 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी शहादत हो जाती, जो हम जैसे ने तो हमेशा ये चाहा है उनकी लंबी उम्र हो, लेकिन अगर उनको बम से उड़ाया गया होता, क्या आपका बेटा, उनका पोता उन लोगों को छुड़वाने जाता? आप उनको छुड़वाने की गुहार लगाते? जो ये कहता भी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बाहर आके 100 बार भी ये काम करूंगा, लोगों को मारूंगा और बम से उड़ाऊंगा, ये उसके।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए सभी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान किया, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दीदी पर तंज कसते हुए ये कहा कि पीएम मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पूरे देश को फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। बंगाल क्या देश से बाहर है? जी ने घोषणा कर चुके हैं हर भारतीय के लिए फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो बंगाल क्या अलग है देश से क्या? ना कि यहाँ कोई अलग वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबका नाम बदल करके ममता बनर्जी अपने नाम पर चलाती हैं, चोरी करती हैं सब। मुझे लगता है इस प्रकार वैक्सीन चोरी करके उसमें टीकाश्री ममताश्री कुछ लगा करके वो अपने नाम प्रचार करना चाहती है चुनाव को पहले। इसका कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये जो राजनीति है हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ और बिना मतलब का हर चीज का खिलाफ। यहाँ तो किसान बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाले हैं लोग, इसके पहले जीएसटी के खिलाफ लाए, डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ लाए, क्या फायदा हुआ? तो इस प्रकार राजनीति छोड़ करके देश में जो विकास यात्रा चल पड़ी है उसमें बंगाल को जोड़ने। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेता रजनीकांत से उनके फैन एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में उतरने की मांग कर रहे हैं। चेन्नई में रजनीकांत के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और अपने हीरो से यह मांग की है कि वो राज्य की सक्रिय राजनीति में आए। बता दें कि अभिनेता रजनीकांत ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दिसंबर में ये कहा था कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। रजनीकांत के इस फैसले से उनके समर्थक काफ़ी निराश हुए और अब रजनीकांत के समर्थक चेन्नई के वल्लूवर कोट्टम में प्रदर्शन कर रहे हैं और रजनीकांत से राजनीति में आने की मांग कर रहे हैं। दिसंबर 2017 में रजनीकांत ने ऐलान किया था कि वो राजनीति में उतरेंगे, लेकिन बाद में वो फिल्मों में व्यस्त हो गए और बाद में पिछले साल मार्च में रजनीकांत ने यह कहा कि वो सीएम तो नहीं बनना चाहते, लेकिन पार्टी को जरूर लॉन्च करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने रविवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान दर्शकों की ओर से भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ नस्लीय दुर्व्यवहार की घटनाओं की निंदा की और मेजबान देश के क्रिकेट बोर्ड से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। रविवार को चौथे दिन के दूसरे सत्र के दौरान भारतीय खिलाड़ी मैदान के बीच में इकट्ठा हो गए जब स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़े सिराज ने अपशब्द कहे जाने की शिकायत की। इसके बाद सुरक्षाकर्मी दर्शक दीर्घा में गए और अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को ढूंढना और फिर दर्शकों के एक समूह को स्टैंड से बाहर जाने के लिए कहा गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड में इस पर माफ़ी भी उन्होंने मांगी है और आईसीसी से जारी बयान में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सिडनी क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान नस्लवाद की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और इसकी जांच में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सभी आवश्यक समर्थन देने की पेशकश करता है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के हलका लंबी के अलग अलग गांव के किसानों ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। इस मौके पर किसानों का यह कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उन किसानों ने यह फैसला किया है कि 26 जनवरी को जब देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तब राजपथ पर बड़ी संख्या में एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और केंद्र की सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। ये जो दिल्ली की सेंटर सरकार है, मोदी सरकार, उन्हें किसानों ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਲੋਚਕੇਰੇ ਤੋਂ ਖੇਮੇਖੇੜੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਭਾਈਕੇਰੇ ਦੇ ਹੈ, ਬਲੋਚਕੇਰੇ ਦੇ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੇ, ਮਾਣੀਖੇੜੇ ਦੇ, ਗਾਂ ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਤੇ ਡੱਬਾ ਢਾਬ ਮਲੋੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਵੇਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੈ किसान, जय जवान। उत्तर प्रदेश में आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटना का मामला सामने आता रहता है। जिला फिरोजाबाद के रसूलपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े करीब आधा दर्जन विशेष समुदाय के दबंगों ने सरेआम एक महिला और उसकी बच्चियों को बेल्ट से पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने महिला की पिटाई के अलावा दुकान के सामान को भी फेंका और तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन गुंडे महिला के लड़के को पीट रहे थे और बेटे को पीटता देखकर के महिला और बच्चियां बचाने के लिए पहुंची तो बेखौफ दबंगों ने खुलेआम महिला और उसकी लड़कियों की भी बेल्ट से पिटाई की और दुकान में तोड़फोड़ भी करके वो गए। कुछ लोगों ने महिला और उसके बच्चों को बचाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। थाना रसूलपुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट दिखाई गई है। उसमें पीड़ित पक्ष के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है। आवश्यक विधि कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी नगर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने विवादित बयान दिया है। किसान कानूनों को किसानों के फायदे में बताने के लिए उन्होंने बेतुका सा उदाहरण दिया और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए विवादित बयान उन्होंने दिया। उन्होंने गाय पालने के मामले में कहा कि अखिलेश यादव तो पहले भगवान कृष्ण को भी पालते थे। जिनकी भैंस रातिब ज्यादा खाती है, ये मुनाफे के लिए भैंस पालते हैं, रातिब ज्यादा खिलाते हैं। तो रातिब खिलाने वाला, ज्यादा फायदे लेने वाला वो कारपोरेट का साथी है या गाय और निर्बल की सहायता करने वाला ये कारपोरेट का साथी है। बस इसी से अंतर आप निकाल लीजिए। गाय तो अखिलेश जी भी पालते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना। पाला तो उन्होंने भगवान कृष्ण को भी था। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से करीब 1 हफ्ते से बंद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को रविवार को यातायात के लिए खोल दिया गया। हालांकि श्रीनगर और घाटी के कुछ इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि 260 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग कश्मीर को पूरे देश से साल भर जोड़े रखने का एकमात्र मार्ग है, जिसे रविवार की सुबह यातायात के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने बताया है हालांकि जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले यातायात को ही फिलहाल इस राजमार्ग से गुजरने की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर बर्फ जमा होने और भूस्खलन की वजह से 3 जनवरी को इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। मौसम विभाग ने मौसम में सुधार आने की उम्मीद जताई और मौसम कार्यालय ने यह भी बताया कि 14 जनवरी तक अब भारी बर्फबारी की संभावना नहीं है और मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। जी, हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें इसी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। हम बहुत ही सफ़र करके आए हैं, अभी पैदल यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है, रोड ख़राब है और बिजली की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इस हमारे तरफ तवज्जो दे। हम इसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी दूर हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट को क्या अपील करेंगे? हम इससे ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दे, इसकी जो ये रोड है इसकी तरफ थोड़ा बहुत तवज्जो दे तो हम जो ये मुश्किल है थोड़ी बहुत आसान हो जाएंगे। हम बहुत ही दूर से अभी पैदल आए हैं, यहाँ से ये देखे हमारे बैग हैं, यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और पंजाब में धुंध और कोहरा भी पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों की फसल पर धुंध और कोहरे का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में श्री मुक्तसर साहिब के किसानों ने ये बताया है कि यह कोहरा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। और वहीं जब इस बारे में खेतीबाड़ी महकमे के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ठंड और धुंध गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन पशुओं के चारे के लिए नुकसानदायी हो सकता है। फसलों वास्ते तो बहुत लाहेवंद है, बहुत चंगा है। जिन्नी ठंड पऊगी कणक उन्नी चंगी होंदी है।
ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਠੀਕ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੀਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है कि वो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट पहले से ज्यादा दर्ज की गई है। बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई और शीतलहर चली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर रुक रुक करके चल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में सोमवार और मंगलवार को शीतलहर की संभावना भी देखी जा सकती है। अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा भी छाया हुआ दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 जनवरी से पर्वतीय राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भी सर्द हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के माने तो ये 2-4 दिन तक बरकरार रहेगी। यूपी के प्रयागराज में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और बर्फीली हवाओं के चलने से ठंड और बढ़ गई है, जिससे लोगों को घरों से निकलना उनका मुश्किल हो रहा है। और इस कड़ी में लोगों का यह कहना है कि रैन बसेरों में पूरी रात बितानी पड़ रही है और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। आराम एग्जाम देने के लिए ठंड यहाँ पे बहुत है। हम रैन बसेरे पे हम पूरी रात बिताए। तापमान करीब यहाँ 8-9 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ, शीतलहर भी है यहाँ पे। ठंड और शीतलहर बहुत ज़्यादा है। हम पेपर देने आए हैं मुरादाबाद यूपी से। हाथ ताप के चाय पी के अपने आप को ठंड से बचाया। 8-9 के करीब।
हिमाचल के कुल्लू जिले में निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ और मतदान में भाग लेने के लिए जहां बुजुर्ग भी अपने परिजनों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे, तो वहीं युवा मतदाता भी जोश के साथ मतदान के लिए आगे आए। युवा अपने पहले मत का प्रयोग करने के लिए उत्साहित दिखे। पहली बार अपने वोट जो डाल रहे थे, जो पहली बार अपने मत का उपयोग कर रहे थे, ऐसे मतदाताओं का ये कहना है कि पहली बार वोट का प्रयोग करके अब अपने शहर के विकास में भी अपनी भागीदारी वो निभा रहे हैं और ऐसे में उन्हें अपने उम्मीदवारों से ये उम्मीद है कि वो अपने वार्ड का विकास अच्छी तरह से कर सकेंगे। मेरा नाम ममता है और मैंने वोट दिया है आज फर्स्ट टाइम, और मैं देखा है कि यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फॉलो किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है अंदर और सैनिटाइजेशन है, आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जा रहा है अंदर जाने के लिए बूथ में। सेकेंडली एज अ वोटर मेरा यही फोकस है कि आपका राजस्थान में कोटा संभाग के MBS अस्पताल में भर्ती एक मरीज के जो परिजन हैं, उन्होंने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने और 10,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया। मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया है और पीड़ित के भाई ने यह बताया है कि उसके भाई का लंबे समय से MBS अस्पताल में इलाज चल रहा है और छोटी सी फुंसी ने बड़े घाव का रूप ले लिया है और डॉक्टर सामान्य बात बताते रहे। मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और जब डॉक्टर से बार बार इलाज के लिए कहा गया तो वो गाली गलौज के साथ 10,000 रुपये की मांग भी करने लगे। परिजनों ने डॉक्टर को पैसा नहीं दिया तो डॉक्टर ने आनंद फानन में मरीज को जयपुर रेफर कर दिया। मेरे भैया बड़े वाले भैया कैंसर का ऑपरेशन हुआ गले का, यहाँ पे मुंह के होने के बाद में छुट्टी हो गई, 6 साल से ऑपरेशन हो गया। इसके बाद में यहाँ गले में है ना इतनी सी पुंसी हुई थी, इतनी सी होते ही हमने दूसरे दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में तंवर साहब को दिखाया। तंवर साहब ने बोला इस शिकायत में ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी। तंवर साहब के बाद में शिव कुमार जी ने बोला क्या नाम उसके टाके लग रहे थे यहाँ पे, तो पुंसी की टेबलेट चल रही थी, दवाई गोली चल रही थी कि ख़त्म हो जाएगी। हम इस विश्वास से रह गए। उसके बाद में क्या नाम है 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सिर पे भी है ना क्या नाम है वो घाव, 3 महीने 4 महीने हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर भी। उसके बाद में क्या नाम है अब बोल रहे हैं कि क्या नाम है तुम तो पागल हो, बेवकूफ़ हो, अब इसका कोई इलाज नहीं है। वो गिटार यहाँ से पक्की इतनी मोटी होके और उसमें से ब्लड निकल रहा है। अब बोल रहे हैं कि इसको घर पे ले जाओ या जयपुर लेके चले जाओ। तब उसकी इतनी सी फुंसी थी, तब तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कंवर साहब ने। और अब बोल रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, जयपुर लेके जाओ। अब हम गरीब आदमी 80 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं, रोज पैसे लगा के। हाँ क्या नाम है अब बोल रहे हैं कि तुम घर पे जाओ, लेके जाओ, और गाली गलौज कर रहे हैं कि तुम तो बेवकूफ़ हो। और शिव कुमार जी ने टाके काटे उसके। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पिलखवा कोतवाली क्षेत्र की दिनेश नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कॉलोनी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और कॉलोनी निवासियों का यह कहना है कि कॉलोनी में सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। पिलखवा में स्थित ये दिनेश नगर कॉलोनी उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री की बताई जा रही है और कॉलोनी वासियों ने उसी राज्य मंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा है जिसमें कॉलोनी वासियों ने राज्य मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है। कॉलोनी वासियों ने पत्र में बिजली, पानी और असामाजिक तत्व के आने जाने से असुरक्षा की भावना बढ़ी है, इस तरीके की बातें कही हैं। कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि बाहर के असामाजिक तत्व आकर के कॉलोनी के अंदर छेड़छाड़ भी करते हैं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसकी शिकायत करने पर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर यहाँ पे परेशानियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा और सुनवाई नहीं हो रही है कुछ भी। मेंटेनेंस लेते हैं, काम कुछ करते नहीं है, और बिजली का बिल लेते हैं ज़्यादा देते हैं बढ़ा के, और जब लोग समस्याएं लेके जाते हैं तो उससे बदतमीजी की जाती है। पूरा स्टाफ चेंज चाहिए हमें यहाँ का, और मेंटेनेंस का जितना भी मेंटेनेंस होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा, और कोई भी मरम्मत के लिए नहीं हो करता, सब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है सर। यहाँ पे सब लोग बहुत परेशान है। नालियों में पानी भर रहा है, नालियों में पानी भरा है, नाली का कोई वो नहीं है पानी निकलने का, और जाते हैं तो बदतमीजी होती है, लेडीज के साथ भी बदतमीजी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने बाइक रैली निकाली। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण के लिए
सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ये रैली निकाली और बता दें कि रैली के दौरान किसी भी कार्यकर्ता ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की और सरकार के बनाए हुए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। इस दौरान किसी ने ना ही तो मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन किया गया। जिले के फिरोजाबाद के गांधी पार्क से शुरू होकर के गांधी पार्क में ही रैली का समापन किया गया। ये यात्रा हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने संगठन है उनके द्वारा निकाली जा रही है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा और आपके हिंदू जागरण मंच, जितने वो है विद्यार्थी परिषद है, सबके द्वारा निकाली जा रही है। और ये 15 तारीख से जो हम धन संग्रह करने निकलेंगे उसके लिए जन जागरण के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा निकाली? ये यात्रा पंजाब के संगरूर में गांव खुंतरा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल गांव की नाबालिग लड़की गांव से ही गायब हो गई। लोगों ने यह आरोप लगाया है कि नाबालिग लड़की को कुछ लोग अगवा करके ले गए और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि पुलिस इस मामले में कार्यवाही नहीं कर रही है। लड़की को गायब हुए करीब 12 दिन हो गए हैं और वहीं पुलिस का यह कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। ਇਹ ਕਾਰਨ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਚਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੰਨਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के हमीर नगर खेड़दा में देर रात कुछ बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की और इतना ही नहीं, तोड़फोड़ करने के बाद कार को आग के हवाले भी कर दिया। भयानक आग में गाड़ी जलकर राख हो गई और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और पीड़ित धर्मेंद्र जांगिड़ का यह कहना है कि बदमाश उन्हें पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकी दे रहे थे। हरियाणा के जींद से पंजाब के मानसा में रह रहे पीड़ित विक्रम सिंह ने गांव जटाना में घर बनाने के लिए कुछ जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन बेचने वाले उसकी ना तो जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं और ना ही उसके पैसे वापस कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही है। इस तरीके के आरोप पीड़ित ने लगाए हैं और बार बार उसे परेशान किया जा रहा है। उसके पैसे दिलाने के मामले में टालमटोल की जा रही है, जिस कारण विक्रम सिंह सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जिसे समझा बुझा करके हालांकि पुलिस और परिवार ने टावर से उतारा। नीचे उतरते ही उसने भावुक होकर के अपनी आपबीती बताई और पुलिस पर समझौता करवाकर उसे लागू ना करने की गंभीर आरोप भी लगाए। मैं थाने भी दरखास्त दी थी, उस बाद डीएसपी साहब ने भी दी। डीएसपी साहब ने समझौता आया सी 7वें महीने की 4 तरीक ਨੂੰ, 10वें महीने की 11 तरीक ने उन्होंने मैनू पैसे देने ਸੀਗੇ। 7 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 3.5 ਲੱਖ ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। मैं चलो कोई गल नहीं, इंसानियत के हिसाब नाल निपटदे आ। पर उन्होंने 10 तरीक को फिर भी 3.5 लाख रुपया भी नहीं दिता। तो हुण 4-5 दिन हो गए मैं उत्ते चिट्ठियां पाइयां DIG साहब नूं, IG साहब नूं, SSP साहब नूं, ते जिन्ने भी अपने 10-12 चिट्ठियां पाइयां मैं। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर के दबंगई का मामला सामने आया है। थाना कटरा क्षेत्र के खेमपुर कौंडरी गांव में खुलेआम दबंगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव की रहने वाली गरीब महिला मोहब्बुल और जीनत के फूस की झोपड़ी पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर महिला का घर पूरी तरह से गिरा दिया और कई सामान भी लूट करके ले गए। जानकारी के अनुसार इस पूरे विवाद के दौरान पुलिस मौजूद रही, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कटरा बाजार थाने की पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
हमारा छपरा हमरा पुराना छपरा रखे रहन, पशुपालन पाले रहन, छगड़ी बच्चा पाले रहन, सब लूट फूंक लिहन सब साहब। किसने किया था ये? दरोगे और दरोगे के लड़का उनका दरोगा सफात के लड़का है। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? कोडरी में रहा था साहब। ये बंजर जमीन था जिसमें मढ़ा लगाया जाकर के बेजा कब्जा किया जा रहा था, जिसको विपक्षी गिरोह द्वारा उसको हटाया जा रहा था। पुलिस उसमें बीच बचाव कर रही थी। इस संबंध में वादिनी द्वारा तहरीर दिया गया है, जिसमें अपराध मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये मुकदमा किन के खिलाफ पंजीकृत किया? 16 लोगों के। देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है और इस नीति के बारे में जानकारी देने के लिए डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में पंजाब के अलग अलग जिलों से DTF यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया और इस नीति के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं अध्यापकों ने कहा कि जैसे केंद्र सरकार खेती के काले कानून लेकर के आई है, उसी तरह से शिक्षा नीति के लिए भी जो नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, ये भी एक गलत नीति है और इससे गरीबों के बच्चों से शिक्षा को दूर करने की बात की जा रही है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 3 ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਭਗਵਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜੀ ਗਈ ਆ। उस एजुकेशन पॉलिसी की चीर फाड़ करने वास्ते, उस एजुकेशन की पड़चोल भी नज़र वास्ते अज असी ये DTF का सैमीनार करवाया। आने वाले समय के विच असी जिला पद्धरी ब्लाक पद्धरी होर सैमीनार करवावांगे ते जिहड़ी लोक विरोधी गरीब समाज के हाशिए धक्के बच्चों तो सिक्ख्या खोहण वाली, विद्या का प्राइवेट करने वाली। अमेठी जिले के कैटी गांव में लगभग आधा दर्जन मृत पड़े कौवों की खबर चलते ही अमेठी प्रशासन में हड़कंप मच गया और ANP न्यूज़ ने जैसे ही मृतक कौवों की खबर को दिखाया, तत्काल आनंद में जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह ने पशु चिकित्सा विभाग अमेठी, भादर और संग्रामपुर के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम कैटी गाँव भेजी। साथ में वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। दोनों टीमों को सहयोग करने के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची और जिसके बाद मृत पड़े कौवों के सैंपल लिए गए और ये कहा गया कि जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। आज करीब 11 बजे दिन में हम लोगों को सूचना मिली कि कैटी सरैया में कुछ कौवे मरे हैं। तो ग्रामीणों को ये शंका थी कि शायद ये बर्ड फ्लू का मामला है, लेकिन मौके पर स्थल पर जब टीम पहुंची है तो वहां मृत कौवे जो पाए गए वो कुल 3 पाए गए। वहां बताया गया कि 2 और भी थे। तो अगर बर्ड फ्लू की कोई आशंका होती है तो 5 से अधिक की संख्या होना चाहिए, लेकिन जो संख्या थी वो 5 से कम थी। फिर भी जो आवश्यक प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट कर लिया है और उस सैंपल को हाई सिक्योरिटी। यूपी के रामपुर की नगर पंचायत मसवासी के डंपिंग ग्राउंड पर पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। बता दें कि ग्रामीणों ने हो रही अवैध वसूली को लेकर के शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष ने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर हो रही अवैध वसूली स्थल पर पहुंचे, लेकिन वसूली कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। वहीं जम्मू संभाग में बारिश से गेहूं की फसल पर संकट के बादल छाने लगे हैं। हाल ही में हुई बारिश से जम्मू, सांबा और कठुआ में 30% से ज़्यादा फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इस मौसम में बोई गई सब्जियां भी प्रभावित हुई हैं और खेतों में पानी ठहर गया है। इस कारण पैदावार कम हो सकती है। वहीं इस मौसम में पशुओं के लिए बोई जाने वाले घास भी पानी की चपेट में आ चुकी है। बारिश की वजह से खराब हुई फसल के कारण किसानों के चेहरे पर फिर से चिंता की लकीरें अब खिंच गई हैं।
कृष्णा के रहने वाले किसान उमेश, राकेश, RS-पुरा के सोहन लाल और रवि ने ये बताया है कि बारिश से फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए। पहले बारिश न होने से बिजाई का काम रुका हुआ था। दिसंबर में जैसे तैसे फसल बोई तो अब अत्यधिक बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। कृषि आंदोलन का विरोध लगातार चल रहा है और इसी बीच यूपी के गोंडा में चीनी मिल खुंदरखी के बाहर गन्ने की पेमेंट को लेकर के भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पिछले साल का 146 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। मिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और गन्ने का भुगतान ना होने के कारण किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में किसान बजाज चीनी मिल का घेराव करने के लिए पहुंचे और वहीं चीनी मिल के जीएम ने 28 फरवरी तक भुगतान करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी लिखित आश्वासन मांगते रहे। 28 फरवरी से 27 फरवरी नहीं होगा। लिखित दिए 28 से 29 फरवरी नहीं होगा। लिखित दिए लिखित चाहिए। बोल रहे हैं आप कहीं जा रहे हैं ना, ये आप कहीं ना जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक भी ले ली है। वहां के राष्ट्रीय टेलीविजन पर इसका सीधा प्रसारण भी किया गया। उनके अलावा इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडेलस्टीन ने भी वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने से पहले उन्होंने यह कहा कि मार्च तक देश के सभी नागरिकों को कोरोना के टीके लगा दिए जाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैंने देश में कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए फाइजर के साथ समझौता किया है, जो हमें मार्च के मध्य तक इजराइल के सभी नागरिकों का टीकाकरण करने की अनुमति देगा। इससे हम फिर से सामान्य जनजीवन में लौट सकते हैं। क्रिकेट युवाओं का पसंदीदा खेल है और टेस्ट से लेकर के T20 और IPL तक पहुंचे क्रिकेट का सफर खुद में तो नायाब है ही, साथ ही उतना ही मजेदार भी होता है। क्रिकेट की कमेंट्री जो दर्शकों में एक नया जोश भर देती है। आप सबने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कमेंट्री तो सुनी होगी, पर क्या कभी संस्कृत में कमेंट्री सुनी है? कुछ ऐसा ही हुआ है रविवार को भोपाल के अंकुर क्रिकेट ग्राउंड में, जहां खिलाड़ियों ने क्रिकेट को परंपरा से जोड़ते हुए धोती में खेला और यहाँ पर खिलाड़ियों ने पहन रखा था धोती कुर्ता, मस्तक पर त्रिपुंड और टीका, गले में रुद्राक्ष की माला। माहौल ऐसा था कि मानो आसपास कोई यज्ञ का आयोजन या फिर पूजा पाठ हो रहा हो। लेकिन ये तो पंडितों ने क्रिकेट का मैच खेला। रविवार को 8-8 ओवर का पहला मैच गांधीनगर और गुफा मंदिर के बीच खेला गया। इसमें गुफा मंदिर की टीम जीती। वहीं दूसरा मैच लाल घाटी क्लब और विश्वनाथ एकादश के बीच खेला गया और इस रोमांचक मुकाबले में विश्वनाथ एकादश जीती। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, प्रायः यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पंडित लोग हैं, जो प्रायः अपनी साधना में रहते हैं और वेद मंत्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और वो वस्तुतः भारत की जो ज्ञान की जो निधि है उसकी साधना करने वाले सभी लोग हैं। यहाँ पर दो बातें हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि संस्कृत के संदर्भ में समाज में एक मान्यता है कि ये कर्मकांड की या पूजा पाठ की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की और भारत की आत्मा है। भारतीय अगर कोई व्यक्ति है तो उसका अनिवार्य कर्तव्य बनता है कि वो संस्कृत पढ़े, क्योंकि भारत का परिचय जो है वो संस्कृत से ही है, जो कि नाम है इस राष्ट्र का भारत। भा का मतलब होता है भायाम रतः, भा का मतलब होता है प्रकाश, रथ का मतलब होता है उसमें लगे हुए। तो इस राष्ट्र का जो नागरिक है वो ज्ञान की साधना में लगा हुआ जो व्यक्ति है वो भारतीय है, वो भारत का रहने वाला है। तो ज्ञान की उपासना करने वाली ये भाषा है। तो सभी ब्राह्मणों का और सभी अर्चकों का, जितने भी साधक लोग हैं, उनके मन में ये बात आई कि हम इस भाषा के माध्यम से एक आधुनिक खेल को लें और पुरातन भाषा को लें, देववाणी को लें। तो इस खेल के माध्यम से हम समाज में भी एक ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो है वो मृत भाषा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम पर लगातार दूसरे दिन नस्लभेदी टिप्पणी की गई और शनिवार को मैच के चौथे दिन दर्शकों के बीच से अभद्र टिप्पणी की गई। इस पर पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विकसित देश जहां लोग अधिकतर पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, इस प्रकार का
अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी की नस्ल के ऊपर टिप्पणी करना, यह सरासर इंसानियत का अपमान है। और जिस प्रकार से हमने देखा, कल भी देखा और आज भी देखा, भारतीय खिलाड़ियों को गालियां दी गई और उनके रंग के ऊपर टिप्पणियां की गई। मैं तो इतिहास में नहीं जाना चाहता ऑस्ट्रेलिया, कैसे वहाँ के रहने वाले आदिवासियों को इन लोगों ने ख़त्म किया और यह लोग क्यों इंग्लैंड से भगाए गए और ऑस्ट्रेलिया भेजे गए। मैं इन सब चीज़ों पे नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बात बिगड़े। लेकिन लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि इंसान इंसान होता है और इंसानियत के नाम पर धब्बे हैं ये लोग। बीसीसीआई ने कंप्लेंट की है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, और वहाँ के केवल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को नहीं, वहाँ की सरकार को भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दरअसल राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की आवाज को सुनना है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में दिए गए विचार पर आधारित है। भारत रक्षा के क्षेत्र में अपना पक्ष मजबूत करने पर जोर दे रहा है। भारत और फ्रांस ने रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान और पैंथर हेलीकॉप्टर पर भारत का बड़ा ऑफर दिया है। अब फ्रांस के पैंथर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को 100% भारत में ही असेंबल किया जाएगा। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट की असेंबली लाइन 70% तक भारत में ही शिफ्ट की जा सकती है। इससे भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर बातचीत हुई है। और बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीतिक संवाद को लेकर के पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार एमेनुएल बॉन दिल्ली में मौजूद थे और इसी दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग करने पर बातचीत हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट्स में फ्रांस से और भी ज़्यादा राफेल फाइटर जेट जो है वो खरीदे जा सकते हैं, इस बारे में भी कहा गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में इन्हें असेंबल करने से कीमत काफ़ी कम हो जाएगी। शुक्रवार के दिन एक चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आया था, जिसे भारतीय सेना ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बीजिंग में चीनी सेना ने यह कन्फर्म किया है कि उनका एक सैनिक गलती से चीन और भारत सीमा क्षेत्र में गुम रहा हो गया है। और चीनी सेना की एक ऑनलाइन वेबसाइट पर चीनी सेना ने यह भी कहा है कि रात के अंधेरे और जटिल भौगोलिक स्थिति की वजह से चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फ्रंटियर डिफेंस फोर्स का एक जवान शुक्रवार की सुबह भारत चीन सीमा से गुम हो गया। वेबसाइट पर आगे लिखा गया है कि PLA फ्रंटियर डिफेंस फोर्स ने भारतीय पक्ष को इस मामले में सूचित कर दिया है और इस उम्मीद में कि भारतीय पक्ष खोए हुए चीनी सैनिक की खोज और बचाव में मदद करेगा। वेबसाइट पर भारतीय प्रतिक्रिया के बारे में आगे भी लिखा गया है कि लगभग 2 घंटे बाद भारतीय पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आई, ये पुष्टि करते हुए कि लापता सैनिक उन्हें मिल गया है और जैसे ही सक्षम प्राधिकरण से निर्देश मिल जाएंगे चीन को उसका सैनिक वापस कर दिया जाएगा। वहीं भारत को एक समझौते की याद दिलाते हुए चीनी वेबसाइट ने लिखा है कि भारतीय पक्ष को दोनों देशों की ओर से किए गए प्रासंगिक समझौते का सख्ती से पालन करना चाहिए और बिना समय बर्बाद किए ही खोए हुए चीनी सैनिक को चीन को वापस लौटा देना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच सीमा तनाव को कम करने के लिए पॉजिटिव फैक्टर से जोड़े जा सके और दोनों देश संयुक्त रूप से सीमा पर शांति कायम रख सकें। घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ। लगातार 2 दिनों तक बढ़ने के बाद तीसरे दिन इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं देखने को मिला। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में रविवार को पेट्रोल 84 रुपये 20 पैसे और डीजल 74 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर पर टिका रहा और पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली।
चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।